अब जो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। Okay, so we're starting with a new chapter called time of supply. First, we will try to understand why we are learning this chapter. What is the purpose of learning this chapter? ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ने से हम लोगों को क्या हेल्प मिलेगी इन विथ रिगार्ड्स टू द जीएसटी कंप्लायंस। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई से हम लोगों को क्या क्या डेटा मिलेगा, हम लोग को क्या क्या हेल्प मिलने वाली है, why we want to calculate और why we want to find out time of supply। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं द टाइम कि कोई भी ट्रांजैक्शन, जो भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग को कौन से पीरियड में कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल काफी बार होता क्या है कि अगर हम लोग को कोई ऑर्डर आया है गुड्स का, तो हम लोगों ने उसको जो डिलीवर किया है, से फॉर एग्जांपल डिलीवर किया अक्टूबर में, इनवॉइस बनाया नवंबर में, पेमेंट आया दिसंबर में। जस्ट गिविंग यू ऑल एन एग्जांपल टू ट्राई टू टेल यू कि बहुत बार ऐसा होता है कि इतने सारे जो इवेंट्स होते हैं एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, जरूरी नहीं है कि हर बारी ये सारी चीजें जो है सेम टाइम पर हो जाए। काफी बारी ये सारी चीजें जो है वो आगे पीछे हो रही होती है। पहले इनवॉइस बना दिया, बाद में पेमेंट आया, उसके बाद डिलीवरी हुई, है ना, गुड्स की, प्रोडक्ट डिलीवर किए हमने। तो काफी बार क्या अलग अलग अगर ये सारी चीजें एक ही टाइम पीरियड में हो जाती है तो कोई इशू ही नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है विथ रिगार्ड्स टू टाइम ऑफ सप्लाई। हम लोग अगर समझो सब कुछ अक्टूबर में हो गया तो हम लोग उसको अक्टूबर मंथ में कंसिडर कर लेंगे उस ट्रांजैक्शन को। अगर तीनों इवेंट नवंबर में हो गए तो उसको नवंबर में कंसिडर कर लिया जाएगा। अगर तीनों इवेंट दिसंबर में हो तो उसको दिसंबर में कंसिडर कर लिया जाएगा। बट इफ तीनों में से कोई एक इवेंट एक महीने में हुआ है, बाकी के इवेंट्स दूसरे महीनों में हुए हैं, दूसरे पीरियड में हुए, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब इस पर्टिकुलर जीएसटी ट्रांजैक्शन को हमें कौन से पीरियड में कंसिडर करना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिटर्न्स एंड फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी। जैसे कि हमको पता है कि जीएसटी के रिटर्न्स जो है वो मंथली रिटर्न फाइल करने होते हैं। एक अगर किसी ने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं किया है, अगर वो नॉर्मल स्कीम के थ्रू जीएसटी के रिटर्न्स फाइल कर रहा है, तो उस केस में यू आर सपोज टू फाइल मंथली जीएसटी 3B रिटर्न्स, जहां पर आपको हर महीने जीएसटी की लाइबिलिटी पे करनी पड़ती है इफ एनी। तो उस केस में देयर इज अ कंफ्यूजन के मैं अक्टूबर में इसकी लाइबिलिटी पे करूं, नवंबर में पे करूं या दिसंबर में पे करूं, कौन से पीरियड में मैं इस पर्टिकुलर जीएसटी के ट्रांजैक्शन को कंसिडर करूं। तो उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोगों को उसका टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड करना पड़ेगा। वी विल हैव टू आइडेंटिफाई कि इस वाले सप्लाई को मैं कौन से टाइम में कंसिडर करूंगा, कौन से पीरियड में कंसिडर करूंगा, एंड अकॉर्डिंगली आई विल पे माय जीएसटी लाइबिलिटी एंड अकॉर्डिंगली आई विल फाइल माय जीएसटी रिटर्न। तो आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का पर्पस क्या है। इस चैप्टर का पर्पस ये है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि जीएसटी रिटर्न्स का टाइम ऑफ सप्लाई क्या कंसिडर किया जाए। इसको अक्टूबर में कंसिडर किया है, नवंबर में कंसिडर किया जाए कि दिसंबर में कंसिडर किया जाए। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हम लोग कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को कौन से वाले पीरियड में कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर, मैंने यहाँ पे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जिसको हम लोग को पढ़ लेना है, समझ लेना है, सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और फाइंड आउट टाइम ऑफ सप्लाई। तो पहला जो पॉइंट है वो है एक्चुअल डेट। एक्चुअल या फिर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर इज द ओनली फैक्टर। तो आपको ये ध्यान में रखना है जब आप टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करते हैं, तो एक्चुअल डेट या फिर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर इज द ओनली फैक्टर विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड। फिर डेट ऑफ एडवांस रिसीव्ड विल बी इग्नोर्ड। अगर आपने किसी पर्टिकुलर सप्लाई के लिए एडवांस पैसे लिए हैं तो उस एडवांस पेमेंट की डेट को आपको इग्नोर करना है एज फार एज टाइम ऑफ सप्लाई इज कंसर्न्ड। दिस टाइम ऑफ सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपोजिशन डीलर। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये कंपोजिशन डीलर के लिए ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। अब यहाँ पर मैंने लिखा है ना एक्चुअल डेट या फिर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर कंसिडर करना होगा व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट टाइम ऑफ सप्लाई। तो एक्चुअल डेट यानी कि जो डेट इनवॉइस के ऊपर मेंशन्ड होगी उसको एक्चुअल डेट कंसिडर कर लेंगे, तो वहां पर तो कोई इशू नहीं है, एक्चुअल डेट फाइंड करना काफी आसान है। बिल के ऊपर जो डेट है वो एक्चुअल डेट कंसिडर कर लिया जाएगा।
बट द क्वेश्चन इज कि ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस का मतलब क्या है, ड्यू डेट को भी हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ड्यू डेट। तो ड्यू डेट को यहाँ पे समझेंगे हम लोग। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां पर ऐसी सप्लाई है जहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स का इन्वॉल्वमेंट है, जहां पर एक्चुअली में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता है फॉर दैट पर्टिकुलर सप्लाई। तो उस केस में ड्यू डेट कैसे आइडेंटिफाई करी जाए, तो where the supply involves movement of goods, a registered person supplying taxable goods shall issue a tax invoice before or at the time of removal of goods for the supply to the recipient। क्या बोला इन्होंने यहाँ पे कि आपको इनवॉइस कब तक में इशू कर देना चाहिए, या तो आप गुड्स को if if the supply is such that there is involvement of movement of goods, तो रजिस्टर्ड पर्सन जो है जो इनवॉइस दे रहा है उसको गुड्स शैल इशू टैक्स इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, गुड्स रिमूव होने के पहले या फिर गुड्स रिमूव होने के टाइम पर मैक्स टू मैक्स तब तक में आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। इसको हम लोग ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस बोलेंगे। अगर इनवॉइस उसके बाद इशू हुआ है तो ये माना जाएगा कि इनवॉइस लेट इशू हुआ है, इनवॉइस हैज बीन इशूड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, तो आइडियली इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए, if there is movement of goods then the invoice should be issued either before or at the time of removal of goods for supply to the recipient, तब तक में इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर रिमूवल ऑफ गुड्स की बात करिए तो उसको भी क्लियर करना पड़ेगा कि रिमूवल का मतलब क्या होता है। तो रिमूवल इन रिलेशन टू गुड्स मीन्स व्हाट, dispatch of the goods for delivery by the supplier thereof or by any person acting on behalf of the supplier। यानी कि रिमूवल का मतलब क्या है कि जैसा ही सप्लायर जो है गुड्स को अपने गोडाउन से या फिर अपने पोजेशन से डिस्पैच कर देता है, आइदर सप्लायर खुद डिस्पैच कर दे या फिर सप्लायर के बिहाफ पे कोई बंदा, कोई और बंदा जो एक्ट कर रहा है सप्लाई के बिहाफ पे, अगर उसने अपने पास से गुड्स को डिस्पैच कर दिया तो उसको रिमूवल ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। और collection of goods by the recipient thereof or by any other person acting on behalf of such good। काफी बार ऐसा भी होता है कि हमको डिलीवरी नहीं देनी होती है, रेसिपिएंट जो है खुद आके गुड्स कलेक्ट करके जाने वाला है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो अगर आप गुड्स को डिस्पैच नहीं कर रहे हैं बट जो रेसिपिएंट है वो खुद आके आपके पास से गुड्स कलेक्ट कर ले रहा है या फिर उसके बिहाफ पे कोई और आके गुड्स को कलेक्ट कर दे रहा है, तो उसको भी रिमूवल ऑफ गुड्स ही माना जाएगा फॉर दिस प्रोविजन। ठीक है, सो आई होप थिंग्स आर क्लियर ओवर हियर। ड्यू डेट की बात करें तो अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स की, इफ द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड, तो उस केस में टैक्स इनवॉइस शुड बी इशूड आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। ठीक है, और रिमूवल ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, डिस्पैच हुआ या फिर रेसिपिएंट कलेक्ट करने आ गया तो उसको रिमूवल ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। अब सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, कुछ सप्लाई ऐसे भी होते हैं जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होता, तो उस केस में ड्यू डेट क्या होगा, तो उस केस में where the supplier does not involve movement of goods, a registered person supplying taxable goods shall issue a tax invoice before or at the time of delivery of goods or making available thereof to the recipient। मतलब उस केस में इनवॉइस कब तक में इशू कर देना चाहिए, या तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल thereof टू द रेसिपिएंट। ठीक है, तो दोनों ही केस में इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊं शॉर्ट में, तो आपको यही समझ के चलना है कि भाई इनवॉइस जो है आइदर इट शुड बी इशूड बिफोर द गुड्स आर बीइंग रिमूव्ड और डिलीवर्ड टू द रेसिपिएंट और एट द टाइम ऑफ रिमूवल और गुड्स डिलीवर्ड टू द पर्सन। उसके बाद अगर आप इशू करते हैं इनवॉइस तो मतलब इट विल बी कंसिडर्ड एज द इनवॉइस हैज बीन इशूड आफ्टर द ड्यू डेट। ड्यू डेट क्यों आइडेंटिफाई करना था, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ये पता करना है कि एक्चुअल डेट और ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर विल बी कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये हम लोग प्रोविजंस पढ़ रहे हैं। आई नो प्रोविजंस पढ़ते टाइम पे भी आपको थोड़े बहुत डाउट आएंगे या नहीं समझ में आएगा या फिर अनकंफर्टेबल लगेगा, बट हैव पेशेंस, जैसे हम लोग इसके ऊपर इलस्ट्रेशंस करेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट कॉल्ड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। अब कंटिन्यूअस सप्लाई का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स मींस द सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच इज प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट सर्विस को ले लो, तो क्या होता है, कंटिन्यूअसली सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है आपको, है ना। एक महीना हो गया, आपने उसका बिल पे कर दिया, तब तक में दूसरे महीने की सर्विस चालू हो गई है, उसका बिल पे कर दिया, तब तक में तीसरे महीने की सर्विस चालू हो गई है। तो मतलब सर्विसेज जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे दिए जा रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर, और हम उसको टाइम टाइम पे भी करते जा रहे हैं।
अब पेमेंट कब करना होता है, तो उस केस में क्या होता है कि एक पेमेंट या फिर एक कट ऑफ डेट पहले से स्पेसिफाई कर दी जानी चाहिए, सेपरेट कट ऑफ डेट को मेंशन कर दिया जाना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं बिलिंग साइकिल, कि हर महीने की 5 तारीख को या 7 तारीख को आपका बिल जनरेट हो जाएगा और उस टाइम पे आपको प्रीवियस मंथ में जो सर्विस प्रोवाइड करी है उसका बिल बता दिया जाएगा कि इतना आपको पेमेंट करना है। बिल पे ड्यू डेट भी मेंशन कर देते कि इस टाइम तक में आपको पेमेंट कर देना है, और आप पेमेंट करते रहेंगे। मीनवाइल आपका करंट महीने का सर्विस भी चालू हो गया होता है, तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूस सर्विस। जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी सर्विस हो गया, वो भी एक एग्जांपल है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का। of good invoice in case of continuous supply of goods, it is necessary to provide a separate cut-off point of time when the invoice should be issued and payment of tax should be made. In case of continuous supply, where successive statements of goods or successive payments are involved, the invoice shall be issued before or at the time of each such statement is issued, or as the case may be each such payment is issued. अब यहाँ पे क्या बोला है कि ड्यू डेट की बात करें अगर, कि भाई कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में इनवॉइस का ड्यू डेट क्या होगा, कि इनवॉइस कब तक में इशू कर देना चाहिए। तो आपको देखना है कि जब भी अगर आप स्टेटमेंट इशू करते हैं, हर महीने का स्टेटमेंट भी इशू करते होंगे ना बिफोर इशूइंग द बिल, तो उस स्टेटमेंट के इशू करने के टाइम पे या फिर उसके पहले पहले आपको इनवॉइस रेस कर देना चाहिए, इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। दैट इज द ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए ड्यू डेट जैसे जिस दिन पे आप इशू करने वाले हैं उस दिन पे या उसके पहले पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। एक और टाइप का जो आपको सर्विस जो आपको ट्रेड या ट्रांजैक्शन दिखता है वो है गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अब यहाँ पर यूजुअली क्या होता है, हम गुड्स सेंड कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं, बट सामने वाला जो क्या है वो उसके अप्रूवल के ऊपर डिपेंड होता है ये ट्रांजैक्शन का कंप्लीशन। अगर उसने हमारे सप्लाई किए हुए गुड्स को अप्रूव कर दिया तो मतलब ये सप्लाई को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा एज अ सप्लाई, इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सप्लाई। अदरवाइज अगर उसने स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में उसने अप्रूवल या फिर वो डिसअप्रूव कर देता है तो फिर मतलब गुड्स क्या रिटर्न कर लिए जाएंगे, तो उसको एज अ सप्लाई कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंस दी जाएगी ऑन द अप्रूवल, क्योंकि जब तक अप्रूवल नहीं दिया जाएगा तब तक उसको एज अ सप्लाई कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो उस केस में where the goods are being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply takes place, the invoice shall be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier। अब यहाँ पर क्या बोला है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस की बात करें, अगर आपने गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे भेजा है तो इनवॉइस कब तक में इशू कर देना चाहिए। तो इनवॉइस को या तो आप गुड्स को सप्लाई करो उस टाइम पे या उसके पहले भेज दो, या फिर 6 months from the date of removal, whichever is earlier। ठीक है, तो क्लियर कट उन्होंने बोल दिया है where the goods are being sent on approval, taken or approval or return basis, the supply takes place, the invoice shall be issued before or at the time of supply of, or 6 months from the date of removal, whichever is earlier। तो सप्लाई के टाइम पे आप इनवॉइस इशू कर दो या फिर इनवॉइस गुड्स के रिमूवल के 6 मंथ्स के टाइम तक में इनवॉइस इशू कर दो, whichever is earlier will be considered as your due date for issue of invoice in case of goods on approval basis। ठीक है, अब जो भी चीजें मैंने डिस्कस करी है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एज एन यूजिंग एन इलस्ट्रेशन। इसलिए क्या किया है, इस चैप्टर में मैं जैसे जैसे कोई कोई प्रोविजन एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन प्रोविजन से रिलेटेड इलस्ट्रेशन मैंने तुरंत ही ले लिए, क्योंकि इलस्ट्रेशन कंसिडर करने के बाद ही हम लोगों को प्रोविजन और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इलस्ट्रेशन, आप देखेंगे आप खुद भी इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। मिस्टर एक्स इन गुजरात गेट्स एन ऑर्डर इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो मिस्टर एक्स जो है वो सप्लायर है जो कि गुजरात स्टेट से है, और उसको ऑर्डर मिल रहा है फ्रॉम वाई जो कि बायर है और वो वेस्ट बंगाल से है। ऑर्डर कब मिला है, ऑन 18th of March 2019 फॉर सप्लाई ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। फाइन, मिस्टर एक्स जो है वो डिस्पैच कर रहा है गुड्स को फ्रॉम हिज प्रेमाइसेस टू हिज ट्रांसपोर्टर्स प्रेमाइसेस ऑन 20th of March 2019। मतलब 20th of March 2019 को गुड्स डिस्पैच हो गए हैं मिस्टर एक्स के पास से। Transporter initiates the transportation on 22nd of March 2019
and goods finally reached the premises of Mr. Y on 26th of March. तो जो ट्रांसपोर्टर है वो 22 तारीख को गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का स्टार्ट करता है और 26 को गुड्स को डिलीवर कर दे रहा है टू द रेसिपिएंट दैट इज मिस्टर वाई. असर्टेन द डेट ऑफ रिमूवल. अब हम लोग को यहाँ पे डेट ऑफ रिमूवल असर्टेन करना है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में डेट ऑफ रिमूवल कौन सी डेट को कंसिडर किया जाएगा. अभी हमने जस्ट प्रोविजन पढ़ा है, मैंने आपको समझाया भी है कि डेट ऑफ रिमूवल किसको कंसिडर किया जाएगा. सो आई वांट यू ऑल टू लेट टेल मी कि इन इतनी सारी जो डेट्स दी है उसमें से डेट ऑफ रिमूवल हम लोग किसको कंसिडर करेंगे. ओके, one of the student has given answer as 20th of March. What about others? Okay, the other one is also going with 20th of March. Okay, somebody also given answer is 22nd of March. Okay, I'll tell you what the correct answer is. उसके लिए मैं पहले आपको प्रोविजन के पास लेके जाऊंगा, उसके बाद आपको खुद मालूम पड़ जाएगा सही आंसर क्या है. तो रिमूवल का मीनिंग यहाँ पे देखो लिखा था, रिमूवल इन रिलेशन टू गुड्स मीन्स डिस्पैच ऑफ गुड्स फॉर द डिलीवरी बाय द सप्लायर thereof और बाय एनी अदर पर्सन. यानी कि जैसा एक गुड्स डिस्पैच कर लिया है तो उसको रिमूवल कंसिडर कर लिया जाएगा. अब इस प्रोविजन को ध्यान में रख के हम इलस्ट्रेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि Mr. X dispatches the goods from his premises to his transporter premises on 20th of March. यानी कि मिस्टर एक्स ने गुड्स को 20 तारीख को डिस्पैच किया हुआ था. ऑर्डर उसको भले 18 तारीख को मिला था, ट्रांसपोर्टर ने भले इसको ट्रांसपोर्ट करने की शुरुआत करी 22 तारीख से और डिलीवर किया 26 तारीख को, बट the seller has dispatched the goods from his premises on 20th of March and that is the correct answer. तो majority of लोग ने 20th of March ही आंसर दिया है which is correct. 22nd of March is not correct. ट्रांसपोर्टर कब से ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएट करता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. हमें सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि हमने गुड्स को कब डिस्पैच किया था. तो the seller had dispatched the goods on 20th of March and that will be considered as time of date of removal. ठीक है. सो आई होप के बाकियों को भी समझ में आ गया होगा. गोइंग विद द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, यहाँ पे क्या लिखा है, मिस्टर एक्स इन गुजरात गेट्स एन ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर वाई इन वेस्ट बंगाल ऑन 18th of March फॉर सप्लाई ऑफ रेफ्रिजरेटर्स. ठीक है. सेम इलस्ट्रेशन दो बार मैंने टाइप कर लिया है, ये कैसे हो गया. नो इलस्ट्रेशन इज नॉट सेम. Mr. Y's transporter takes delivery of the said goods from the no sorry it is not the same illustration, ये अलग illustration है. ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं. Mr. X in Gujarat gets an order from Mr. Y in West Bengal. ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही है, सिचुएशन सेम है. मिस्टर एक्स सेलर है, मिस्टर एक्स सेलर है, दोनों गुजरात से ही है. यहाँ पे मिस्टर वाई है जो कि बायर है, अगेन वो वेस्ट बंगाल से ही है और उसने फिर से 18 तारीख को ही ऑर्डर दिया है. ऑर्डर रेफ्रिजरेटर का ही दिया हुआ है. फिर हुआ क्या है, मिस्टर वाई का जो ट्रांसपोर्टर है वो आ गया डिलीवरी लेने के लिए of the said goods from Mr. premises of Mr. X on 21 of March 2019 and delivers them to Mr. Y on 26th of March 2019. Ascertain the removal of goods. अब इस वाले केस में रिमूवल ऑफ गुड्स कौन से डेट पे कंसिडर किया जाएगा. यहाँ पर मिस्टर वाई का ट्रांसपोर्टर आया है डिलीवरी लेने के लिए, तो बताओ.
ओके, अगर हम लोग प्रोविजन ध्यान से देखेंगे तो उसमें दो चीजें बताई थी रिमूवल ऑफ गुड्स में। एक ये था कि अगर सेलर खुद से डिस्पैच इनिशिएट करता है तो जिस डेट पे उसने गुड्स डिस्पैच किया उसको हम लोग डेट ऑफ रिमूवल कंसिडर करेंगे, या फिर सेलर ने गुड्स डिस्पैच नहीं किया बट बायर ने अपनी तरफ से किसी को गुड्स कलेक्ट करने के लिए भेज दिया, तो जिस दिन पे गुड्स कलेक्ट हुआ है उस दिन को हम लोग डेट ऑफ रिमूवल कंसिडर कर लेंगे। और इस वाले इलस्ट्रेशन में ऐसा हुआ है कि सेलर ने डिस्पैच इनिशिएट नहीं किया है बट बायर का ट्रांसपोर्टर आके 21 को गुड्स कलेक्ट कर गया है, so 21 will be considered as date of removal, which is what everybody has given as their answer, and hence it is correct answer. 21th of March will be considered as date of removal. Very good. Coming to the next illustration. ठीक है, थर्ड वाला illustration देख लेते हैं. Mr. Ram sold goods to Mr. Sham worth rupees 5 lakhs. ठीक है. The invoice was issued on 15th of November. Fine. The payment was received on 30th of November. The goods were supplied on 20th of November. Find the time of supply of goods. जैसा कि मैंने बोला था कि सारे इवेंट्स जो है वो एक ही दिन पे हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एक ही दिन पे हो रहा है तो हम लोग को ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बट प्रैक्टिकल लाइफ में काफी बार ऐसा होता है कि तीनों इवेंट्स अलग अलग दिन पे होते हैं। ऑर्डर एक दिन पे आया, इनवॉइस दूसरे दिन पे बना, पेमेंट तीसरे दिन पे हुआ, डिलीवरी चौथे दिन पे हुई, तो भाई कौन से वाले दिन पे कंसिडर करना है उसको। तो इस वाले केस में व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडरिंग द प्रोविजन जो हमने ऊपर पढ़ा था। प्रोविजन क्या था? एक्चुअल डेट और ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर, और ड्यू डेट क्या था वो भी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था प्रोविजन में कि ड्यू डेट क्या है, द बिल शुड बी इनवॉइस शुड बी इशूड आइदर ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स। और रिमूवल ऑफ गुड्स क्या है वो भी हमने देखा, और उसके बाद दो इलस्ट्रेशंस भी हमने देखे। तो बताओ मेरे को इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा। देखो बाद में तो मैं आंसर बताने वाला हूँ, बट मैं आप लोग को इसलिए पूछ रहा हूँ सो दैट आप उसको पढ़ो ध्यान से और सोचो, और प्रोविजन को साथ इसको रिलेट करके प्रोविजन को एग्जीक्यूट करने की ट्राई करो। क्योंकि हम लोग तो कितने भी इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि वैसा ही इलस्ट्रेशन आए, कुछ अलग इलस्ट्रेशन ही आएगा। तो आप लोगों का खुद से अगर प्रोविजन को इनिशिएट एग्जीक्यूट करने का एबिलिटी जनरेट होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, फाइनली गॉट वन आंसर। वेरी गुड। करेक्ट है, जिन्होंने भी आंसर दिया 15th ऑफ नवंबर इज करेक्ट आंसर। आई विल एक्सप्लेन यू ऑल हाउ अप्लाइंग द प्रोविजन। देखो प्रोविजन क्या है, मैं ऊपर एक बार लिखे आके प्रोविजन बता देता हूँ आप लोग को क्या प्रोविजन है। अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई पता करना है तो क्या एक्चुअल डेट और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर शुड बी कंसिडर्ड एज अवर टाइम ऑफ सप्लाई। फाइन। तो एक्चुअल डेट क्या है पहले वो लिख लेते हैं और फिर ड्यू डेट क्या है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इस वाले केस में राम ने गुड्स भेजा है 5 लाख रुपीज का, इनवॉइस वाज इशूड ऑन 15th ऑफ नवंबर। तो एक्चुअल डेट क्या है? एक्चुअल डेट इज 15th ऑफ नवंबर। अब ड्यू डेट भी देख लेते हैं क्योंकि विच एवर इज अर्लियर को हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे। तो ड्यू डेट का रूल क्या है? द इनवॉइस शुड बी इशूड आइदर ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स। ठीक है, तो गुड्स का भी हमारे इशू हुए थे, द पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 30th, द गुड्स वर सप्लाइड ऑन 20th ऑफ नवंबर। तो गुड्स रिमूव हुए थे 20th ऑफ नवंबर को, तो इनवॉइस को ऑन और बिफोर 20th ऑफ नवंबर को हमारे हमको इशू कर देना चाहिए, उससे लेट हम लोग को इनवॉइस इशू नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास दोनों ही डेट है, एक्चुअल डेट भी है ड्यू डेट भी है, विच एवर इज अर्लियर अगर हम लोग देखेंगे तो भाई
actual date is earlier and hence it will be considered as time of supply and that is why the correct answer is 15th of November. तो जिन्होंने भी 15th of November आंसर दिया है वो करेक्ट आंसर है एंड जो लोग आंसर नहीं दे पाए हैं उनको आई होप समझ में आ गया होगा कि ये प्रोविजन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, एक जने ने गलती से 15th सितंबर लिख दिया है, इट इज 15th of November। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, अगला वाला इलस्ट्रेशन है, इसको भी देख लेते हैं। Determine the time of supply in the following different scenarios where the supply involves movement of goods. Fine, तीन अलग अलग situations है, हमको तीनों situation में time of supply identify करना है। तो पहला वाला situation की बात अगर करें, it is date of removal जो है वो 2019 है, date of invoice जो है वो 2nd of October 2019 है, date when the goods made available to recipient 3rd of October, date of receipt of payment है 15th of November 2019। तो पहले वाले इलस्ट्रेशन का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा मेरे को बताओ, कौन से डेट को कंसीडर किया जाएगा इस टाइम ऑफ सप्लाई? ओके, वेरी गुड, बहुत लोगों ने आंसर दिया है 1 अक्टूबर और वो करेक्ट आंसर है। मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा अप्लाइंग द प्रोविजन। तो प्रोविजन हमारा क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे मिलता है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। फाइन, तो एक्चुअल डेट क्या है, पहले वाले केस में एक्चुअल डेट है 2nd of October और ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट का रूल क्या है, द इनवॉइस शुड बी इशूड ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स वेयर द गुड्स आर इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व होता है वहां पे हम लोग डेट ऑफ रिमूवल को कंसिडर करते हैं, डेट व्हेन द गुड्स मेड अवेलेबल टू रेसिडेंट को कंसिडर नहीं करते। इसको कब कंसिडर करते हैं, व्हेन द गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो यहाँ पे डेट ऑफ रिमूवल ही कंसिडर किया जाएगा। तो डेट ऑफ रिमूवल पहले वाले केस में 1 अक्टूबर 2019 है, यानी कि आपको लेट में लेट 1 अक्टूबर 2019 तक में आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, उसके बाद नहीं करना चाहिए, एडवाइजेबल यही है। बट एक्चुअली में इनवॉइस इशू हुआ है 2nd of October को, तो विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से 1 October को ही टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा एज फार एज फर्स्ट सिचुएशन इज कंसर्न। एंड ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर नहीं सभी लोगों ने 1 October को ही टाइम ऑफ सप्लाई बताया है विच इज करेक्ट। ठीक है, व्हाट अबाउट सेकंड सिचुएशन, अब सेकंड सिचुएशन का आंसर बताओ। ओके, ज्यादातर लोगों ने फर्स्ट साल, सभी लोगों ने 1 अक्टूबर को ही आंसर दिया है टाइम ऑफ सप्लाई विच इज करेक्ट, क्योंकि अप्लाइंग द सेम प्रोविजन डेट ऑफ रिमूवल विल बी कंसिडर्ड एज हमारा ड्यू डेट, तो ड्यू डेट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, तो 3rd October और 1 October में विच एवर इज अर्लियर 1 October ही आएगा।
एंड उसको ही हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे, जो आप लोगों ने आंसर दिया, विच इज करेक्ट। टॉकिंग अबाउट द थर्ड इलस्ट्रेशन नाउ, तीसरे वाले इलस्ट्रेशन में क्या आएगा टाइम ऑफ सप्लाई? तीसरे वाले इलस्ट्रेशन में जहां पर आपका डेट ऑफ रिमूवल भी 4 नवंबर है और आपका डेट ऑफ इनवॉइस भी 4 नवंबर है, और पेमेंट आपका आया हुआ है 1 अक्टूबर को, जो कि इनवॉइस के भी पहले आ चुका है। तो इस वाले केस में क्या लगता है आपको टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? करेक्ट है, सब लोगों ने आंसर दिया 4 नवंबर, विच इज करेक्ट आंसर। और यहाँ पे किसी को डाउट ये भी आ सकता है कि सर पेमेंट जो है वो पहले आ गया, अक्टूबर में पेमेंट आया, तो उसका कोई रिलेवेंस है या नहीं है? तो मैंने आपको पहले बता दिया था, ऊपर लिखा भी था इंपॉर्टेंट पॉइंट में, कि एज फार एज गुड्स आर कंसर्न्ड, तो सप्लाई ऑफ गुड्स जहाँ पर है वहां पर आपको एडवांस पेमेंट की डेट को कंसिडर करना ही नहीं है, उसको इग्नोर कर देना है। और इस वाले इलस्ट्रेशन में एडवांस पेमेंट आया है हमको, तो हम उसको इग्नोर करेंगे, चाहे पेमेंट 1 अक्टूबर को ही क्यों ना आ गया हो, हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे, वी विल इग्नोर इट। We will consider the dates, that is due date of issue of invoice और date of invoice whichever is earlier, और दोनों ही 4 नवंबर है, तो 4 नवंबर ही आपका आंसर आएगा। फाइन, सो मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। एक और इलस्ट्रेशन है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन है। A machine has to be supplied at site, ठीक है, it is done by sourcing various components from vendors and assembling the machine at site, the details of the various events are, ठीक है, मशीन साइट पे इंस्टॉल करना है, काफी अलग अलग जगहों से चीजें आकर के वहां पर इंस्टॉल होने वाली है, तो 3-4 अलग अलग डेट्स है, उसके इवेंट्स है, उनके डेट्स बताए गए हैं। 17 सितंबर को परचेज ऑर्डर with advance of 50,000 is received for goods worth rupees 12 lakhs and entry duly made in the seller's books of account. 20th of October, the machine is assembled, tested at site and received by the buyer, accepted by the buyer. 20th of October 2019, invoice raised and on 4th of November 2019, balance payment of rupees 11,50,000 received. ठीक है, तो चार, तो जो ये जो ट्रांजैक्शन है, इट इज स्प्रेड ओवर 4 डिफरेंट डेट्स। Now, which of these dates will be considered as our time of supply? Tell me. Very interesting illustration. आंसर आ भी चुका है एक जने का। गुड, व्हाट अबाउट अदर्स? Okay, okay. Everybody is unanimously saying that 20th of October is the correct answer or is the time of supply, and the answer is also correct. लेकिन मैं प्रोविजन अप्लाई करके एक बार बता देता हूँ ताकि बाकियों को भी समझ में आ जाए। वेरी गुड, आई एम really happy to see that so many of them are participating and all of them are giving correct answers as well. तो मैं एक बार प्रोविजन को अप्लाई करके भी बता देता हूँ कैसे काम कर रहा है प्रोविजन। क्या है प्रोविजन हमारा कि द टाइम ऑफ सप्लाई इज व्हाट, ड्यू डेट और एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। फाइन, एक्चुअल डेट तो यहाँ पर मिल ही गया हमको, 23 अक्टूबर को इनवॉइस इशू हुआ, तो ये हमारा एक्चुअल डेट है। अब बात करें ड्यू डेट की, तो ड्यू डेट का डेफिनेशन क्या है?
डेट इनवॉइस शुड बी इशूड ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स। ठीक है, अब रिमूवल ऑफ गुड्स का डेफिनेशन का मतलब क्या था, जहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, तो जहां पर आप गुड्स को अवेल करवा देते हो उनको, तो उसको हम लोग रिमूवल ऑफ गुड्स कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 20th of October को द मशीन इज असेंबल्ड, टेस्टेड एट साइट एंड एक्सेप्टेड बाय द बायर, तो इसको हम लोग रिमूवल ऑफ गुड्स कंसिडर करेंगे। तो यानी कि इसको हम लोग ड्यू डेट कंसिडर करेंगे, क्योंकि 20th October के पहले या लेट में लेट 20th October तक में बिल इशू हो जाना चाहिए था, बट बिल जो है वो इशू हुआ है ऑन 23rd of October। तो इसमें से विच एवर इज अर्लियर, यानी कि ड्यू डेट और एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से 20th of October ही कंसिडर कर लिया जाएगा एज आवर टाइम ऑफ सप्लाई। यही आंसर सबने दिया है एंड आंसर इज करेक्ट। आई होप देर आर नो डाउट्स एज सच। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो यू कैन स्टॉप मी राइट अवे एंड आस्क मी। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी तरीके का प्रोविजन में कोई भी तरीके का मिस इंटरप्रिटेशन भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो एज फार एज नोबडी इज आस्किंग एनी डाउट, आई एम अज्यूमिंग के लोगों को समझ में आ रहा है और आंसर सही दे भी रहे हैं वैसे तो। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 6 देख लेते हैं। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशन देखेंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, इसलिए मैंने ज्यादा इलस्ट्रेशन लिए हुए। इलस्ट्रेशन 6, determine the time of supply in the following different scenarios if there is continuous supply of goods। अब हम लोग पहले हम लोग ने कुछ इलस्ट्रेशन देखे वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स वाज इन्वॉल्व, फिर हमने देखा वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट इन्वॉल्व। अब हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूस सप्लाई वाला केस, जहां पर टाइम ऑफ सप्लाई को आइडेंटिफाई करना है। दो सिचुएशन है, डेटा में जो दिया है, डेट ऑफ इनवॉइस दिया हुआ है, डेट ऑफ रिमूवल दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स दिया हुआ है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करना है। इन चार में से कौन सी डेट है पहले वाले सिचुएशन में, मेरे को बताओ, टेल मी। Okay, got one answer. What about others? No, got two answers actually, and both of them are different from each other. कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस वाले प्रोविजन पे ध्यान देना है आपको यहाँ पर। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। इस वाले केस में क्या है, जैसे कि मैंने बोला हम लोग को कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस वाला प्रोविजन इस्तेमाल करना है, तो वहां पर क्या बोला था, प्रोविजन एज फार एज टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन है तो वो तो फिक्स्ड ही है कि ड्यू डेट और एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। बट एज फार एज ड्यू डेट की बात है तो ड्यू डेट की डेफिनेशन में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस वाले केस में थोड़ा चेंज है। वहां पे ड्यू डेट क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का डेट या उससे पहले आपका बिल इशू हो जाना चाहिए। तो इसलिए इस वाले केस में आपको डेट ऑफ रिमूवल के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स वाले डेट पे फोकस करना है, क्योंकि बिलिंग वाले केस में क्या है, पहले
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आता है फिर बिल बनता है, तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स वाले दिन पे या उसके पहले पहले बिल बन जाना चाहिए। तो इस वाले केस में बिल रेज हुआ है 1 नवंबर को और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो है 5 दिसंबर को है, सॉरी 1 दिसंबर, 5 दिसंबर। तो इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर को कंसिडर किया जाएगा, यानी कि 1 दिसंबर विल बी कंसिडर्ड एज अवर टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आ रहा है? जो लोग 15 नवंबर बोल रहे हैं, 25 नवंबर बोल रहे हैं, वो नहीं है, दैट इज नॉट द करेक्ट डेट। यू हैव टू इग्नोर डेट ऑफ रिमूवल इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस यू हैव टू कंसिडर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स वाला डेट। मैंने ये प्रोविजन पढ़ाते वक्त भी बताया था। तो सेकेंड वाले इलस्ट्रेशन का मेरे को बताओ क्या आंसर आएगा बेस्ड ऑन द गिवन प्रोविजन। ये चीज आपको याद रखनी है। करेक्ट है। जो लोगों ने भी अब प्रोविजन समझ गए हैं वो लोग आंसर करेक्ट दे रहे हैं। जैसे कि कंटिन्यूस सर्विस में हमको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स वाले डेट को इंपॉर्टेंस देना है, डेट ऑफ रिमूवल वाले डेट को नहीं। तो उस केस में सेकेंड वाले सिचुएशन में डेट ऑफ इनवॉइस जो है वो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस जो है 21 है, जबकि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो है वो 5 है। तो विच इज अर्लियर के हिसाब से 5 इज द करेक्ट आंसर। गुड। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। अगला जो इलस्ट्रेशन है, यहाँ पर भी दो सिचुएशन है। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग डिफरेंट सिनेरियोस इफ द गुड्स आर सप्लाइड ऑन अप्रूवल बेसिस। तो अब रिटर्न एंड अप्रूवल बेसिस वाले ट्रांजैक्शन में कैसे हमको टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड करना है, उसका भी मैंने एक इलस्ट्रेशन ले लिया हुआ है। जो भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ साथ में ही उसके इलस्ट्रेशन भी डिस्कस करते जा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पहला सिचुएशन है यहाँ पर ये ध्यान में रखना, अप्रूवल बेसिस वाला ट्रांजैक्शन है। तो रिमूवल ऑफ गुड्स हुआ है 1 दिसंबर 2018 को, इनवॉइस इशू हुआ है 5 दिसंबर 2018 को, एक्सेप्टेंस जो मिला है वो है 5 दिसंबर को, पेमेंट मिला है 25 दिसंबर को। ठीक है, ये अप्रूवल बेसिस वाला, यानी कि जब एक्सेप्टेंस मिलता है तभी वो सेल रियलाइज होता है, कंसिडर होता है। तो मेरे को बताओ फर्स्ट वाले सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टेल मी। ओके, सो
आंसर दिया है लोगों ने 5 इस वाले केस में क्या है, जब वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, तो उस वाले केस में क्या है, अप्रूवल डेट जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम लोगों का जो ट्रांजैक्शन है वो एज अ सेल कंसिडर होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है अप्रूवल के ऊपर। और इसलिए डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ एक्सेप्टेंस को कंसिडर करना होता है। तो इसलिए हम लोग कंसिडर करेंगे एक्चुअल डेट। उसका मैंने प्रोविजन भी आपको मैंने बताया था वहां पे कि हमको कौन सा डेट कंसिडर करना है। ऑल्सो टेक यू टू द प्रोविजन ओवर हियर। ड्यू डेट की बात करें, एक तो एक्चुअल डेट और ड्यू डेट विच इज अर्लियर, एंड एक्चुअल ड्यू डेट का डेफिनेशन जो है वो क्या है यहाँ पे, either or on or before time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier will be considered as the due date for issue of invoice, and उसको कंपेयर करेंगे with actual date, whichever is earlier will be considered as time of supply। तो यहाँ पर अप्रूवल बेसिस वाले केस में ये रहा हमारा एक्चुअल डेट, तो ये रहा 15 दिसंबर, तो वो तो एक है ही हमारा कंपैरिजन के लिए। साथ में हमको दूसरा डेट जो कंसिडर करना है वो कंसिडर करना है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, एंड इट शुड बी विद इन, इफ इट इज विद इन द 6 मंथ्स फ्रॉम द रिमूवल ऑफ गुड्स। अगर 6 मंथ्स के बाद अगर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आ रहा है, तो फिर रिमूवल ऑफ गुड्स के 6 मंथ के बाद का जो डेट आएगा उसको हम लोग डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर तो चलो गुड्स रिमूव हुआ है 1 दिसंबर को, और एक्सेप्टेंस आ गया 5 दिसंबर को, विच इज विद इन द 6 मंथ्स ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। तो इसलिए हम लोग इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस को कंपेयर करेंगे। विच इज अर्लियर के हिसाब से 5 दिसंबर विल बी कंसिडर्ड एज अवर टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इस वाले केस में तो चलो एक्चुअल डेट 15 दिसंबर था और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 5 दिसंबर था, तो विच इज अर्लियर से 5 दिसंबर आ गया। और हमने डेट ऑफ एक्सेप्टेंस को इसलिए कंसिडर किया क्योंकि एक्सेप्टेंस जो है वो डेट ऑफ रिमूवल के 6 महीने के अंदर अंदर आ गया था। अगर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो रिमूवल के 6 महीने के अंदर अंदर नहीं आ जाता है, तो उस केस में डेट ऑफ रिमूवल के 6 महीने के बाद का जो इमीडिएट डेट होगा उसको कंपेयर किया जाएगा विद एक्चुअल डेट। ठीक है, सेकंड वाले इलस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। सेकंड इलस्ट्रेशन में क्या है, सेकंड सिचुएशन में सॉरी, गुड्स रिमूव है 1 दिसंबर को, इशू इनवॉइस हुआ है 25 जुलाई को, और एक्सेप्टेंस जो आया है वो 25 जुलाई को आया है। तो मेरे को बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा टाइम ऑफ सप्लाई। करेक्ट, वेरी गुड। अब लोगों को प्रोविजन समझ में आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। इस केस में क्या है, जैसे कि हमको पता है कि गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस है, तो हमको यहाँ पे डेट ऑफ एक्चुअल डेट कंसिडर करना है, जो कि है 25 जुलाई, या फिर डेट ऑफ अप्रूवल। बट अगर अप्रूवल 6 महीने के बाद आया, जैसे कि इस केस में हुआ है, गुड्स निकल गए थे 1 दिसंबर को, अप्रूवल आ रहा है 25 जुलाई को, यानी कि 6 महीने के बाद, 6 महीने से भी ऊपर का टाइम हो गया। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डेट ऑफ रिमूवल के 6 महीने बाद का जो इमीडिएट डेट पड़ता है, जो कि है 2 जून, उसको ले लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे विद एक्चुअल डेट, जो कि है 25 जुलाई, और विच अर्लियर के हिसाब से सेकंड 2 जून को कंसिडर कर लिया जाएगा है टाइम ऑफ सप्लाई। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है और कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखनी है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, एक और यहाँ पर इलस्ट्रेशन है। सर्टन गुड्स आर सेंड बाय मिस्टर एक्स ऑन सेल ऑफ अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, फिर से एक सेल और रिटर्न बेसिस वाला ही इलस्ट्रेशन है। ऑफ मिस्टर वाई ऑन 22 April 2019, the supply gets confirmed and invoice is issued on केस 1। पहला वाला केस जो है वो है जब इनवॉइस इशू हुआ था 20 अगस्त 2019, और केस 2, मतलब दो अलग अलग केसेस है, तो दो अलग अलग आंसर्स देने हैं हमको। केस 2 में अगर इनवॉइस इशू हुआ 23 अक्टूबर 2019, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा वो हमको बताना है। पेमेंट जो है वो दोनों ही केस में 23 नवंबर को आ चुका है। हमको टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड करना है दो अलग अलग केसेस के लिए, तो दो अलग अलग टाइम ऑफ सप्लाई देने हैं। पहले हम लोग केस 1 के लिए बता देते हैं कि केस 1 में टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, एज पर यू ऑल व्हाट कुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर केस 1।
नो आंसर्स। देखिए केस 1 की अगर हम लोग बात करें तो उस क्वेश्चन में क्या बोला है, सर्टेन गुड्स आर सेंट बाय मिस्टर एक्स ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन टू मिस्टर वाई ऑन 22 अप्रैल 2019। ठीक है, तो 22 अप्रैल 2019 को गुड्स को हम लोग ने सेल किया ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। सप्लाई गेट्स कंफर्म्ड एंड इनवॉइस इज इशूड ऑन केस 1 20th ऑफ अगस्त, मतलब कि 20th ऑफ अगस्त को अगर सप्लाई कंफर्म हो गया और इनवॉइस इशू हुआ तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो हम लोग को इस वाले डेट पे इनवॉइस, तो चलो इस वाले डेट पे हुआ तो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस ये ले लेंगे, और कंफर्म भी इसी डेट पे हुआ है, तो हम लोग को ये वाले डेट को डेट ऑफ रिमूवल के साथ एक बार कंपेयर करके देख लेना है कि 6 महीने के अंदर कंफर्म हुआ है कि 6 महीने के बाद कंफर्म हुआ है। तो 22 अप्रैल को गुड्स रिमूव हुआ था, 20th ऑफ अगस्त को कंफर्मेशन आ गया, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर ही कंफर्मेशन आ गया मोस्टली। तो उस केस में हम लोग 20th ऑफ अगस्त को ही टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि उसी डेट पे एक्सेप्टेंस भी आया और उसी डेट पे हमने इनवॉइस भी इशू कर दिया है। तो एज फार एज केस 1 इज कंसर्न, 20th ऑफ अगस्त विल बी कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, ठीक है, एक जन ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। केस 2 की अगर हम लोग बात करें तो केस 2 में कंफर्मेशन आया है 23 ऑफ अक्टूबर को और इनवॉइस भी इशू हुआ 23 ऑफ अक्टूबर को। तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा एज फार एज केस 2 इज कंसर्न। ट्वेंटी वन ऑफ सितंबर किसने आंसर दिया है, किसने 23 ऑफ अक्टूबर आंसर दिया है। अब देखो पहले तो मैं ये कंफर्म ये कंपेयर करके देख लेता हूँ कि 23 ऑफ अक्टूबर को कंफर्मेशन आया, गुड्स रिमूव हुए 22 ऑफ अप्रैल को, तो 6 महीने के अंदर कंफर्मेशन आया कि 6 महीने हो गए हैं। तो अप्रैल से लेके अक्टूबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो आई गेस 6 महीने तो हो चुके हैं अप्रूवल आने। 6 महीने के बाद ही अप्रूवल आया ना, अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, राइट। तो 6 मंथ्स खत्म हो जाने के कुछ दिन के बाद अप्रूवल आया हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 6 मंथ्स के खत्म होने के 6 महीने बाद जो डेट फॉल करती है उसको टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे। एंड मेरे ख्याल से विच शुड कम टू May, June, July, August, September, October. It should come to 21st of October. If I'm not wrong, it should be 21st of October because 21st of October को 6 months complete हो गए हैं, डेट ऑफ गुड्स रिमूव होने के बाद के 6 months complete हो गए हैं, तो उसी डेट को ड्यू डेट कंसिडर कर लिया जाएगा। 21 ऑफ सितंबर कैसे आ रहा है, अप्रैल है, 20 अप्रैल, 22 अप्रैल से 22 मई फर्स्ट मंथ हुआ, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर। अक्टूबर को 6 मंथ्स पूरे हो रहे। हाउ आर यू ऑल एबल टू कंसिडर 21 ऑफ सितंबर। मेरे हिसाब से अक्टूबर आ रहा है, 21st अक्टूबर इज द डेट। है ना, 21st ऑफ सितंबर टेक्स्ट बुक में आंसर है वो, बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। 21st ऑफ सितंबर में तक 5 ही महीने पूरे हुए, टेक्स्ट बुक्स में काफी सारे सॉल्यूशंस इनकरेक्ट है, मिस्टेक्स है वहां पर, तो आप लोगों को खुद से कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। डोंट रिलाई ऑन द सॉल्यूशन, ईच एंड एवरी सॉल्यूशन इन द टेक्स्ट बुक, कुछ सॉल्यूशंस में मिस्टेक्स भी है। ओके, सो आई होप ये वाला भी इलस्ट्रेशन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो पहले वाले केस में 20th ऑफ अक्टूबर है, 20th ऑफ अगस्त को टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। दूसरे वाले केस में 21 ऑफ सितंबर विल बी कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है। अब हम लोग दूसरा एक टॉपिक है जहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे, व्हेन द रिसीट ऑफ गुड्स आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, ये तो मैं पहले आप लोगों को समझा चुका हूँ, है ना। आरसीएम मतलब क्या होता है, रिवर्स होता है, मतलब कि वहां पर यूजुअली जो गुड्स का जो रेसिपिएंट होता है वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल होता है। वो जो है जीएसटी अमाउंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देता है, सेलर को जीएसटी अमाउंट पे नहीं करता है। यूजुअली क्या होता है, सेलर ही जीएसटी कलेक्ट कर लेता है बायर के पास से और वो जाके गवर्नमेंट में पे कर देता है। बट रिवर्स चार्जिंग केस में बायर जो है डायरेक्टली ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर देता है। ठीक है। तो कमिंग टू द टॉपिक, इस वाले केस में यानी कि जब आरसीएम वाला प्रोसीजर है रिवर्स चार्ज वाला, तो उस केस में आपको टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करना है ये हम लोग को इस प्रोविजन में समझना है। तो द टाइम ऑफ सप्लाई ऑन गुड्स ऑन विच जीएसटी इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ठीक है, उस केस में द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सच गुड्स विल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो आपको इनमें से जो अर्लीस्ट है वो कंसिडर करना है। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट, और the date on which the payment is debited in his books of account whichever is earlier। यानी कि आपको क्या देखना है कि भाई रेसिपिएंट ने गुड्स कब रिसीव किए, यहाँ पर रेसिपिएंट कोई इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, पेमेंट का भी रेसिपिएंट के बुक में चेक कर रहे हैं, ड्यू और डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ द रेसिपिएंट, है ना, और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन दिस बैंक अकाउंट। क्यों रेसिपिएंट रेसिपिएंट किया जा रहा है, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है और यहाँ पे जीएसटी जो है वो रेसिपिएंट पे करने वाला है, इसलिए रेसिपिएंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर लीगल डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। However, if it is not possible to determine the time of supply in a forced manner, then the time of supply is the date on the entry of transaction in the books of accounts of the recipient। ठीक है, इतना सारी चीजें यहाँ पे है, पर वो सब चीज को आपको लेके कंफ्यूज होना नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। टाइम ऑफ सप्लाई इज जब उसने कौन सी डेट पे उसने गुड्स रिसीव किया है, या फिर द डेट ऑन विच उसने अपने बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है। अगर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड डेट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो देख लो कि उसके बैंक अकाउंट से कब उसके पेमेंट डेबिट हुए हैं। एंड डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इन तीनों में से आपको विच एवर इज अर्लियर कंसिडर करना है, डेट ऑफ रिसीट, डेट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बुक्स, या फिर डेट इमीडिएटली 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तीन में से विच अर्लियर जो होगा उसको हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लेंगे। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन देखेंगे क्लियरिटी आ जाएगा। जैसे कि इस वाले इलस्ट्रेशन क्या है, मिस्टर एक्स एन एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाइज रॉ कॉटन अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो ये जो सप्लाई कर रहा है वो रिवर्स चार्ज में फॉल करता है। टू मिस्टर वाई हु मैन्युफैक्चर्स कॉटन शर्ट्स, द डेट वाइज अमाउंट ऑफ इवेंट्स आर गिवन बिलो। 1 April 2019, मिस्टर वाई अप्रोचेस मिस्टर एक्स एंड प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर 2 tons ऑफ कॉटन। ठीक है, मिस्टर वाई जो है वो मिस्टर एक्स को अप्रोच करता है एंड ऑर्डर प्लेस कर रहा है 2 टन के कॉटन का, कभी ऑन 1 April 2019। On 10th of April 2019, Mr. Y receives the goods. On 15th of April 2019, Mr. X issues an invoice. On 20th of April 2019, Mr. Y makes a payment by check and accordingly records it in the books of accounts. On 25th of April 2019, the payment gets debited from Mr. Y's bank account. What will be the time of supply? Applying the above provision, मेरे को बताओ इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, कौन सी डेट को हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे। प्रोविजन भी आपके सामने है, इलस्ट्रेशन भी आपके सामने है।
हेलो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कॉलेज से ही कॉल आ गया था। तो इस वाले प्रॉब्लम में जहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की एप्लीकेबिलिटी है, वहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को ये वाला प्रोविजन फॉलो करना है, जहाँ पर 3 डेट्स है जो हमको कंसिडर करनी है। तो पहला वाला जो डेट है वो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स है। तो यहाँ पर गुड्स कभी रिसीव हुए हैं वो देख लेते हैं। कहाँ पे गुड्स, देखो ये 10 अप्रैल को गुड्स जो है वो रिसीव हुआ है, तो एक डेट तो हमारा ये हो गया, फर्स्ट 10th of April 2019। दूसरा डेट कौन सा बोला है इन्होंने? डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड विच एवर इज अर्लियर। तो दो में से कोई भी अर्लियर डेट है वो सिलेक्ट होकर हमारी सेकंड डेट बन जाएगी। तो देखते हैं पेमेंट कभी मिला है। मिस्टर वाई मेक्स पेमेंट, तो भाई 20 तारीख को पेमेंट हुआ, मिला है और किया है, और 25 तारीख को हमारे अकाउंट से डेबिट हो गया। तो इसमें से विच एवर इज अर्लियर हमारा सेकंड डेट बन जाएगा। तो 20 और 25 में से अर्लियर कौन सा है? 20 है, तो मैं यहाँ पे 20 को ले लेता हूँ। और तीसरा डेट क्या बोला? डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कब इशू किया है हमने? 15 अप्रैल को इनवॉइस इशू किया है, तो उसके बाद के 30 दिन के बाद का डेट, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली इट शुड बी 14th of May 2019। ठीक है, तो ये हमारे 3 डेट्स हो गए हैं। इसमें से विच एवर इज अर्लियर वाला डेट हमको कंसिडर करना है, यानी कि 10th of April 2019 शुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और बाकियों ने भी यही आंसर दिया है जो कि एकदम से करेक्ट है। तो प्रोविजंस को अप्लाई करके हमको टाइम ऑफ सप्लाई पता करना है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले प्रोविजंस के केस में हमको 3 डेट्स कंसिडर करनी है, उसमें से विच एवर अर्ली वाला डेट विल बी कंसिडर्ड एज अवर टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, so I hope things are clear. Moving to the next illustration, एक और illustration है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पर इतना करके इसको स्टॉप कर देंगे। वो वाला प्रोविजन अगले लेक्चर में करेंगे। Determine the time of supply in the following different scenarios where the recipient is liable to pay tax under reverse charge mechanism। एक साथ कितने सारे सिचुएशंस है? टोटल 4 सिचुएशंस है। 4 सिचुएशन में हमको टाइम ऑफ सप्लाई पता करना है। मेरे को पहले वाले सिचुएशन का टाइम ऑफ सप्लाई बताओ, जहाँ पर डेट ऑफ इनवॉइस है 1 अक्टूबर, डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स है 5 अक्टूबर, पेमेंट हुआ है 10 अक्टूबर को, और अकाउंट से डेबिट हुआ है 12 अक्टूबर को। तो मेरे को बताओ पहले वाले सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? वो फटाक से आंसर आ गया। ओके ओके, 5 अक्टूबर का के आंसर आ रहे हैं। देखते हैं प्रोविजन अप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं क्या आंसर है। हमको 3 डेट्स कंसिडर करनी है। एक तो भाई कौन सा डेट लेना है? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। तो गुड्स कब रिसीव हुए हैं? गुड्स रिसीव हुआ है 5 अक्टूबर 2019 को। फिर हमको कंसिडर करना है दूसरा डेट कि भाई पेमेंट किया और अकाउंट से डेबिट हुआ विच इज अर्लियर। तो पेमेंट किया 10 अक्टूबर को, डेबिट हुआ 12 अक्टूबर को, तो विच इज अर्लियर में भाई 10 अक्टूबर आएगा यहाँ पे। और तीसरा डेट जो हमको लेना है वो है 30 डेज इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ इशू। तो 30 डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, तो इनवॉइस कब इशू हुआ है? 1 अक्टूबर को इनवॉइस इशू हुआ है, तो 30 डेज के बाद का अगर ले हम लोग तो प्रोबेबली 1 सितंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से विच एवर इज अर्लियर अगर हम लोग ले तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? सॉरी, ये मैं क्या कर रहा हूँ, नवंबर आना चाहिए, 1 नवंबर। तो विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से 15th अक्टूबर शुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई, जो कि आप लोगों ने सबने आंसर दिया है, विच इज correct answer as far as first situation is concerned. Very good. Tell me the answer for the second situation now. Date of supply 1st of October 2019, date of receipt of goods 15th of October 2019, पेमेंट 10 तारीख को किया है, अकाउंट से पैसा कटा है 12 तारीख को। तो यहाँ पर क्या आएगा टाइम ऑफ सप्लाई? ओके, फटाफट से आंसर आ गए हैं लोगों के। 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर आंसर आ रहा है। ओके, लेट मी whether this answer is correct or no.
रिसीव गुड्स रिसीव कब हुए हैं? तो गुड्स रिसीव हुए हैं 15 अक्टूबर को, ठीक है। पेमेंट का के लिए हम लोग 10 तारीख को रिकॉर्ड हुआ है, 12 को कटा है, तो विचर सैलरी के हिसाब से 10 तारीख कंसिडर करेंगे। और इनवॉइस के 30 दिन के बाद का डेट अगर ले तो 1 नवंबर आ जाएगा, ठीक है। 1 नवंबर, तो इसमें से विच अर्लियर तो 10 अक्टूबर आएगा। आप लोगों ने भी वही आंसर दिया है, विच इज करेक्ट। 10 अक्टूबर इज द राइट आंसर फॉर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स विथ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। थर्ड वाला इलस्ट्रेशन का बता दो चलो फटाफट से। थर्ड वाला सिचुएशन, सॉरी। ओके, किसी का आंसर आ रहा है 10 अक्टूबर, किसी का आ रहा है 1 नवंबर। लेट मी चेक व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो थर्ड वाले सिचुएशन में अगर हम लोग वो 3 डेट्स कंसिडर करें तो पहला डेट जो है रिसीव ऑफ गुड्स, तो गुड्स रिसीव किए थे 15 अक्टूबर को। फिर दूसरा डेट जो डेट लेते हैं वो इन दोनों में से विच इज अर्लियर लेते हैं, तो वो इस बार 10 अक्टूबर आएगा। मतलब उसने रिकॉर्ड किया 12 तारीख को, बट पैसा तो 10 तारीख को ही कट गया, तो 10 तारीख को ले लेंगे। एंड इनवॉइस डेट के बाद का 30 दिन, तो 1 अक्टूबर के यहाँ पे तो हमारा वही आएगा ना, 1 नवंबर आएगा। तीनों में से विच इज अर्लियर, तो 10 अक्टूबर आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 10 अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर। एक जिन्होंने 1 नवंबर दिया है वो करेक्ट आंसर नहीं है। 10 अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड फाइनल सिचुएशन। आखिरी सिचुएशन क्या है? 1 अक्टूबर को हमारे यहाँ पर फोर्थ वाले सिचुएशन का आंसर बता दो, क्या आ रहा है टाइम ऑफ सप्लाई तुम लोगों के हिसाब से। 15 अक्टूबर कैसे आंसर आ रहा है? ठीक है, चेक द आंसर, अप्लाइंग द प्रोविजन। पहला डेट है डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स, जो कि है 15 अक्टूबर। फिर दूसरा डेट जो हम लोग देते पेमेंट का डेट लिखते हैं, तो रिकॉर्ड क्या है 18 तारीख को, कटा है 20 तारीख को, तो विच इज अर्लियर, तो 18 नवंबर हमारा दूसरा डेट बन जाएगा। और तीसरा डेट जो है इनवॉइस डेट के बाद का डेट, 30 डेज के बाद का, जो कि है 1 नवंबर। तो इसमें से विच एवर अर्लियर यानी कि 15 अक्टूबर ही हमारा करेक्ट आंसर है। सो द आंसर इज करेक्ट। अच्छा, मेरे को एक और इसमें ना चेंज करके एक पांचवा सिचुएशन खड़ा करना है, या फिर इसमें मैं चेंज कर बता रहा हूँ। व्हाट हैपेंस अगर ये जो है 1 अक्टूबर के बदले 1 सितंबर होता, तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या आता? इस वाले में तो 15 अक्टूबर सही है, तुम लोगों ने आंसर दिया, सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। अगर मैं थोड़ा इसमें चेंज कर दूं फोर्थ वाले सिचुएशन में, और डेट ऑफ इनवॉइस जो है 1 अक्टूबर के बदले 1 सितंबर 2019 होता, तो उस केस में आंसर क्या आता?
ओके गुप्ता राहुल दो दो आंसर दे रहा है, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर। भाई कोई एक ही आंसर सही हो सकता है, दो दो आंसर नहीं सही हो सकते। ओके, तो अप्लाइंग द प्रोविजन क्या होगा यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो गुड्स का भी हम लोग को मिला था, 15 अक्टूबर को हमें गुड्स मिल चुके थे। और पेमेंट की बात करें तो 18 और 20 में से 18 तारीख को कंसिडर कर लिया जाएगा। एंड डेट ऑफ इनवॉइस 1 सितंबर 2019 है, तो 30 दिन के बाद का डेट अगर करेंगे तो वो 30 सितंबर नहीं होता है, वो 1 अक्टूबर होता है ना। आफ्टर 30 डेज का जो नेक्स्ट डेट फॉल करता है वो तो 1 अक्टूबर हो जाएगा। अब इन दोनों में से विच अर्लियर करेंगे तो 1 अक्टूबर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। सो आई होप अब आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करने को आ गया है। कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सब कुछ बहुत सारे इलस्ट्रेशन लेकर के आपको सारे प्रोविजंस समझा दिए हैं और सफिशिएंट नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस कवर किए सो दैट हमको समझने में आसानी पड़े। आज का सेशन मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। कोई डाउट है या कोई क्वेरी है अगर आप लोगों को, तो आप लोग अगले लेक्चर में पूछ सकते हैं। और ये जो भी लेक्चर्स मैं कंडक्ट कर रहा हूँ इनकी रिकॉर्डिंग्स मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते जा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं रिवीजन के लिए। और साथ में वहीं पर डिस्क्रिप्शन में मैं उस पर्टिकुलर वीडियो के लिए जो पीपीटी है वो भी वहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, तो आप पीपीटी भी वहाँ से देख सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है। सो अभी के लिए मैं सेशन यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ।